सर्द हवा में हल्की सी नमी थी और अस्पताल के कमरे में फैली दवाइयों की गंध जैसे हर सांस के साथ मन को भारी कर रही थी। झनक बिस्तर पर लेटी थी, चेहरे पर थकान और आंखों में हल्की सी नमी, जबकि नूतन पास बैठी थी। मन में बेचैनी और चेहरे पर चिंता के भाव साफ झलक रहे थे। उसने धीरे से कहा कि ऋषि नहीं आए। उसकी आवाज में शिकायत कम और दर्द ज्यादा था। झनक ने हल्के से सांस लेते हुए माँ की ओर देखा और लगभग बुझी हुई आवाज में कहा कि उसने पहले ही बताया था कि ऋषि व्यस्त हैं, शायद इसलिए आने का समय नहीं मिला। लेकिन नूतन के शब्द जैसे झनक के दिल में चुभ गए। उसका कहना था कि मुश्किल समय में एक पति का अपनी पत्नी के पास होना सबसे जरूरी है, और ऋषि का न आना कहीं न कहीं एक सवाल खड़ा कर रहा है। इसी बीच बाहर गलियारे में पाराशर दादा भाई के साथ खड़े होकर उनकी चिंता जानने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि होटल में रहने के दौरान कोई दिक्कत तो नहीं हुई। दादा भाई ने सहज स्वर में कहा कि वह ठीक है और उन्होंने डॉक्टर से भी बात कर ली है। उनकी बातों में विश्वास था कि झनक जल्द ही ठीक हो जाएगी, मगर उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। पाराशर ने अगला सवाल सीधे ऋषि को लेकर किया, वह कब आएंगे? इससे पहले कि कोई सीधा जवाब मिलता, पुतुल ने बीच में कहा कि ऋषि एक जरूरी मिशन पर हैं, इसलिए नहीं आ सकते। उसके चेहरे पर हल्की झिझक और आवाज में एक बनावटी आत्मविश्वास था, मानो वह खुद भी अपने कहे पर यकीन नहीं कर पा रही हो। पाराशर का चेहरा गंभीर हो गया। उनका कहना था कि झनक की हालत काफी नाजुक है, लेकिन ऋषि को लगता है जैसे केवल अपनी नौकरी की परवाह है। वह यह भी जोड़ते हैं कि ऋषि का फोन उठाना इस समय बड़ी बात नहीं, क्योंकि असली मायने तो उनके यहाँ मौजूद होने के हैं। हालांकि वह यह भी कह देते हैं कि उन्हें निजी तौर पर ऋषि से कोई शिकायत नहीं, और अचानक कहते हैं कि उन्हें कुछ जरूरी काम है, फिर वहां से उठकर चले जाते हैं। अंदर कमरे में झनक ने नूतन से कहा कि ऋषि खुद भले न आए हों, लेकिन उन्होंने अपने परिवार को भेजा है। तभी दादा भाई कमरे में आए और उसके पास बैठकर पूछा कि उसने अपनी सेहत का इतना ध्यान क्यों नहीं रखा, आखिर इतनी लापरवाही क्यों की। झनक की आंखों में आंसू भर आए और वह रोते हुए बोली कि उसे उनकी बहुत याद आती है। दादा भाई ने उसका हाथ थामते हुए कहा कि वह उसे कोलकाता ले जाएंगे ताकि वह उनके पास रह सके। लेकिन झनक ने सिर हिलाकर मना कर दिया और सवाल किया कि उसे आखिर उनके घर में रहने का हक किसने दिया है। दादा भाई ने गहरी सांस ली और भावुक स्वर में कहा कि उसके महत्व का उन्हें तब एहसास हुआ जब वह घर छोड़कर चली गई थी। उनकी आवाज में पछतावा और अपनापन दोनों था, मगर झनक ने फिर भी उन्हें समझाया कि उसकी चिंता न करें और पुतुल के साथ वापस घर लौट जाएं। लेकिन दादा भाई का लहजा अडिग था। वह बोले कि चाहे कुछ भी हो, वह उसे अपने साथ ले जाएंगे। बाहर जाते हुए नूतन और पुतुल की बातचीत ने माहौल को एक और दिशा में मोड़ दिया। नूतन ने पुतुल से सीधा सवाल किया, क्या ऋषि ने सच में झनक को स्वीकार किया है? पुतुल थोड़ी चौंकी और बोली कि आखिर नूतन को ऐसा क्यों लग रहा है। नूतन ने धीरे धीरे कहा कि झनक ने उसे कुछ स्पष्ट नहीं बताया, लेकिन एक माँ का दिल अक्सर सच को महसूस कर लेता है और उसे लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ ठीक नहीं है। पुतुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि असल में ऋषि की पहले से किसी और से सगाई हो चुकी थी। उसके शब्द सुनकर नूतन का चेहरा सख्त हो गया, मानो भीतर से कोई गहरी चोट लगी हो। इस सच ने उनकी आशंकाओं को और गहरा कर दिया। कमरे के अंदर की हवा अब और भारी हो चुकी थी। झनक बिस्तर पर लेटी खिड़की के बाहर देख रही थी, जैसे वहां से कोई जवाब ढूंढ रही हो। दादा भाई का चेहरा भी अब विचारों में डूबा हुआ था। एक तरफ वह अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते थे, दूसरी तरफ झनक की जिद उनके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी थी। नूतन,
पुतुल की बातों से परेशान होकर अंदर आईं और झनक के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में ढेर सारा प्यार था, लेकिन उसके पीछे सवालों का एक सैलाब भी था, जिनका जवाब शायद सिर्फ ऋषि दे सकते थे। झनक ने हल्की मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा, लेकिन उस मुस्कान में भी दर्द की परत साफ दिखाई दे रही थी। वह जानती थी कि ऋषि की गैरमौजूदगी सिर्फ एक व्यस्तता नहीं, बल्कि एक सच्चाई छुपा रही है। और शायद यही वजह थी कि उसकी आंखों से एक चुपचाप आंसू बहकर तकिए में समा गया, बिना किसी आवाज के, जैसे उस कमरे की खामोशी ने उसे अपने अंदर समा लिया हो। इस पल में न तो नूतन के पास कोई सवाल था और न ही दादा भाई के पास कोई जवाब। केवल पुतुल की कही बात बार बार सबके मन में गूंज रही थी। ऋषि की सगाई किसी और से हो चुकी थी, और इसी सच ने उस दिन का माहौल ऐसा बना दिया था कि अस्पताल का कमरा सिर्फ इलाज की जगह नहीं, बल्कि रिश्तों के टूटने और जुड़ने की खामोश गवाही भी बन गया था। पुतुल के होठों से अगला सच जैसे धीरे धीरे बाहर आया। उसने कहा कि ऋषि को झनक से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था, इसलिए उसे समय लगेगा उसे पूरे दिल से अपनाने में। नूतन ने यह सुनकर गहरी सांस ली। उनकी आंखों में चिंता और दर्द का मिश्रण साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा कि झनक को बचपन से कभी पिता का प्यार नहीं मिला, और अब अगर उसे पति का प्यार भी न मिले तो वह किस तरह का जीवन जिएगी। उनकी आवाज में एक माँ का डर था, जिसे पुतुल ने हल्की मुस्कान और नरमी से जवाब दिया कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। रिश्तों को गहराई में जाने का वक्त देना जरूरी है। उधर घर के दूसरे कोने में माहौल अलग ही था। अभिमन्यु इंदुमती से नाराज लहजे में कह रहा था कि दादा भाई को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। तनुश्री का चेहरा गंभीर था। उसने तुरंत कहा कि इस वजह से अदिति के परिवार के साथ उनका रिश्ता हमेशा के लिए टूट सकता है। उसकी आवाज में अफसोस था, लेकिन साथ ही चिंता भी, जैसे वह आने वाले परिणामों का अनुमान पहले ही लगा रही हो। उसने यह भी जोड़ा कि ऋषि इस समय बहुत दुखी है। पायल, जो अब तक चुप थी, अचानक इंदुमती की ओर मुड़ी और बोली कि उन्हें दादा भाई को फोन करके पूछना चाहिए कि वह कब लौटेंगे। मगर इंदुमती का जवाब कठोर था। उसने कहा कि जब दादा भाई ने अपने ही परिवार के खिलाफ जाने का फैसला किया, तो अब वह उनसे बात करने का कोई इरादा नहीं रखती। नीला, जो यह सब सुन रही थी, चुप न रह सकी। उसने तीखे लहजे में कहा कि पुतुल अपने खुद के रिश्ते में सफल नहीं हो पाई, इसलिए वह किसी भी जोड़े को खुश देखना नहीं चाहती। यह सुनते ही इंदुमती ने तुरंत नीलू को रोक दिया और कहा कि इस तरह की बातें न करे। लेकिन नीलू का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने बताया कि ऋषि अपने कमरे से बाहर तक नहीं आ रहा है, मानो वह खुद को हर किसी से और हर बात से काट चुका हो। इस बीच अस्पताल में झनक ने हिम्मत जुटाकर दादा भाई से एक सवाल किया जो उसके मन को अंदर तक कुरेद रहा था। क्या ऋषि ने अदिति से शादी की है? यह सवाल सुनते ही दादा भाई के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी आ गई। उन्होंने नजरें झुका लीं और स्पष्ट रूप से कहा कि वह इस बारे में बात नहीं करना चाहते। झनक ने धीरे से बताया कि उसने अपने परिवार और गांव वालों को कभी सच नहीं बताया, शायद इसलिए कि वह चाहती थी कि यह सच बाहर न आए। उसने दादा भाई से वादा करने के लिए कहा कि वह भी किसी से कुछ नहीं कहेंगे। दादा भाई ने उसकी आंखों में झांकते हुए सिर हिला दिया, मानो उन्होंने बिना शब्दों के ही वादा कर दिया हो। दूसरी ओर तनुश्री ने माहौल बदलने की कोशिश करते हुए कहा कि कल अदिति के घर चलते हैं, ताकि बात साफ हो सके। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई और ऋषि वहां आ गया। उसकी आंखें थकी हुई थी और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। उसने शांत लेकिन भारी स्वर में कहा कि अदिति ने उससे शादी करने से साफ इनकार कर दिया है। यह सुनकर कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई।
जैसे किसी ने सबके दिल की धड़कनें रोक दी हों। दिन का अंत उसी बेचैनी और अधूरे जवाबों के साथ हुआ। हर कोई अपने अपने सवालों में उलझा था और झनक के लिए यह दिन एक और अनजाने बोझ के साथ खत्म हुआ। पुनर्कथन में साफ था कि दादा भाई ने झनक को अपने साथ कोलकाता आने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ऋषि के मन में इस पूरे मामले को लेकर गुस्सा था। वह मानता था कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी गलत हो रहा है, उसके लिए दादा भाई ही जिम्मेदार हैं। इस गहरे मतभेद ने न सिर्फ परिवार के बीच दरार डाल दी, बल्कि आने वाले समय में रिश्तों की दिशा भी बदलने वाली थी। ऋषि का यह रवैया कहीं न कहीं उस मजबूरी का भी असर था जो उसे झनक के साथ शादी के लिए झेलनी पड़ी थी। वहीं झनक, जो पहले ही अपने जीवन में पिता के साये से वंचित रही, अब पति के प्यार की तलाश में भी खाली हाथ महसूस कर रही थी। दादा भाई, पुतुल, नूतन, हर कोई अपने अपने दृष्टिकोण से सही था, लेकिन सच्चाई यह थी कि इस उलझन में सबसे ज्यादा दर्द झनक को ही सहना पड़ रहा था। उस रात अस्पताल के कमरे की हल्की रोशनी में झनक खामोश लेटी थी। उसकी आंखों में थकान और दिल में एक डर समाया हुआ था। बाहर गलियारे में दादा भाई की धीमी चाल और सोच में डूबा चेहरा इस बात का संकेत दे रहा था कि आगे का रास्ता आसान नहीं होने वाला। और शायद अगले ही दिन कोई ऐसा मोड़ आने वाला था जो इन सभी के रिश्तों की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा।